हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्चुअली आज जो फोर्स एंड मोशन और वर्क पावर एनर्जी का ये जो चैप्टर है, ये खासकर जहाँ बोर्ड एग्जाम्स हो या खासकर वैसे स्टूडेंट जो पॉलिटेक्निक और जो है डिप्लोमा का प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें इस जो लेक्चर में जो है वो जितने भी जो है बेसिक्स क्वेश्चन जो है दोनों चैप्टर का जो है वो कंप्लीट करा दिए हैं, जो कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन एस्टेंस इसका आप देखें, कंप्लीट करें, और जितना इसका जो टर्म्स वगैरह जो डिस्कस कर देंगे वो टर्म से भी आपका ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए सर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या कहा, पहला कि स्केलर क्वांटिटी हैज, स्केलर क्वांटिटी क्या है, मतलब क्या उसके पास क्या होता है। क्वेश्चंस कहा मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन ओनली, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑप्शन सी में, और डी में नन। यानी कि जो स्केलर क्वांटिटी है उसके पास जो है क्या होता है। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, यानी स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होगा सर, मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और भी है, थोड़ा सा और भी आप लेवल पर ऊपर चले जाइएगा तो जो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में यदि अगर हम लोग डिस्कस करें तो वेक्टर क्वांटिटी के पास जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। ठीक है। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को भी फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम उसको बोलेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी है, जैसे क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी, बताइए करंट क्या है। ठीक है, तो करंट तो स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो नहीं करता। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या आ गया सर, इसके अकॉर्डिंग जो है हम आपको बता दिए कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए जो है मैग्नीट्यूड ओनली जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको मिक्स मिल जाएंगे दोनों ही, वर्क पावर एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और फोर्स मोशंस का भी। द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज रिलेटेड टू, यानी फोर्स का कौन सा फॉर्मूला है रिलेटेड। तो आइए सर, फोर्स का दो तीन फॉर्मूला जानते हैं आप लोग। पहला तो एम भी, ऐसा कोई रिलेशन है नहीं। दूसरे ऑप्शन में डी वी बाई डी टी है, तीसरे में डी पी बाई डी टी है, और जो है डी में जो है एम भी स्क्वायर है। थोड़ा सोचिए सुन इसके बारे में, जो है बताइए कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जो देख रहे हैं तो एक न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो अप्लाइड फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो यहाँ पी जो है आपका मोमेंटम है और भी वेलोसिटी टी टाइम है सुन, यानी कि जो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए सुन, जो न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है वो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डी पी बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसीलिए जो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा dp बाई डी टी, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग स्पीडली इसको कर लेंगे, क्योंकि कोई जो बेसिक्स क्वेश्चन है उसको जल्दी से हम लोग ले लेंगे। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है, फ्रॉम हाइट एच, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज। क्वेश्चन ये कहा कि कोई बॉडी का मास है जो m है, ठीक है, और बॉडी का मास m है, और जो एक्सिलरेट कर रहा है, एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी g दे दिया, और एच हाइट से मान लीजिए नीचे की तरफ आ रहा है या जो भी है, कोई एक्सिलरेशन दे दिया हाइट h से जो है, तो उसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो पोजीशंस की वजह से आता है, P इज इक्वल्स टू mgh। वैसे जो सब्जेक्टिव में देखे होंगे स्टूडेंट्स उनको पता होगा, वो जल्दी से आंसर टिक मार्क कर देंगे। यानी कि देखिए एम जी एच, यानी कि ए में बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि एम जी एच जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे जो क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है इसको खुद से लिखा कीजिए, है ना। पहले क्या कीजिएगा कि ऐसे करना है कि पहले आप एक बार पूरा देख लीजिए, और साथ साथ में क्या कीजिए, जैसे ऑप्शन लगा दी तो हम थोड़ा साइड हो जाएंगे, तो उसमें आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि देखते टाइम आप लिखिएगा ना तो बहुत टाइम लगेगा, और थोड़ा सा हो सकता है कि समझने में कंसंट्रेशन भी वो हो। तो इसीलिए पहले क्या कीजिए, पूरा देखिए, एक बार में पूरा देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसे ही आप एक बार देख करके स्क्रीनशॉट लिए, जब आप उसको लिखने चलिएगा तो मुश्किल से काफ़ी कम टाइम में ही उसको लिख पाइएगा, क्योंकि उस समय सिर्फ लिखिएगा तो एक बार रिक्वायल भी हो जाएगा और दोबारा रिविजन्स भी हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं कि कहा कि द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज,
यानी कि दो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये WPS वाले में से आ गया। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू PT ऑप्शन में, ए में, बी में E इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई टी, सी में E इज इक्वल्स टू एफ बाई टी और E इज इक्वल्स टू पी इंटू एफ। तो देखिए सर, एक्चुअली एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, जैसे पावर इज इक्वल्स टू E बाई टी होता है, तो यहाँ से अगर E हम निकाले तो क्या हो जाएगा सर, P इंटू टी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए दे रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। E इज इक्वल्स टू पी इंटू टी, यानी कि पावर इंटू टाइम। पी यहाँ पे एसेंस क्या है, पावर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो करेक्ट ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिलता है। इफ टू वेक्टर्स A एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मान लीजिए कोई दो वेक्टर है ए बी जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, टू ईच अदर, देन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब कह रहा है कि तो उसके लिए कौन सा इक्वेशन जो है इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0 दे दिया, ऑप्शन बी में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 दे दिया, ए क्रॉस बी वेक्टर जो है 1 दे दिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 1 दे दिया। तो पहले तो देखिए एंगल इसमें समझना पड़ेगा। तो देखिए दो कंडीशन होता है, अगर लेट सपोज कीजिए अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट अगर बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, इस तरीके से, क्योंकि डॉट है तो कॉस का कंपोनेंट आएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर एक क्रॉस होता तो क्या आता, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। करेक्ट है। अब देखिए इसमें इसने कह दिया कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना डिग्री हो गया, थीटा 90 डिग्री। अब इफ थीटा इज 90 डिग्री देन इसको इसमें अगर पुट करते हैं तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो ये क्रॉस बी वेक्टर ए बी आ जाएगा। करेक्ट है, तो आइए अब इस दूसरे वाले में पुट करके देखिए, इसमें पुट करके देखिए तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, अगर यहाँ रखे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और यहाँ cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो ये पूरा वैल्यू ही हमारा क्या होगा 0, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्ट क्या आएगा, 0 के बराबर। ये जो है इसका रिजल्ट आ रहा है। तो आइए इसका जो है रिजल्ट आपको ध्यान में रखना। ये थोड़ा सा डिस्क्राइब इसलिए कर देते हैं कि हो सकता है कि माइंड में 1 आ जाए या फिर जो है कोई दिक्कत आ जाए, तो कंपोनेंट तो आप जानते हैं ना स्टूडेंट्स, इसके लिए आप कोई भी एंगल यदि अगर उसमें दे देता है तो वहां से आपको चीज़ें आसान हो जाएगा और बहुत आसान तरीके से उसको जो है लेट इट फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो गया। पांचों क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। इसी तरह जल्दी से हम लोग फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड, यानी कि जो फ्रिक्शन समझ रहे हैं ना को क्या करता है, थोड़ा सा जो जिधर अप्लाइड फोर्स होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है जनरली। ठीक है, तो कहा कि उसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन है अगर वो मैक्सिमम हो जाए तो उसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, तो उस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होता है। फ्रिक्शंस का भी कितने सारे टाइप्स होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन जो डायनेमिक फ्रिक्शंस के अंदर भी आता है, ठीक है, और एक और आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। ठीक है, उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। विच वन इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का करेक्ट रिलेशन क्या होगा। अब जैसे यहाँ देखिए सर, यहाँ पे P जो है, P ध्यान रखना है, P मोमेंटम है और K काइनेटिक एनर्जी है। तो ऑप्शन ए में दिया P इक्वल्स टू 2m के, ऑप्शन बी में है आपका P स्क्वायर बाई 2m, ऑप्शन सी में जो है आपका P स्क्वायर बाई m है और ऑप्शन डी जो है हाफ P स्क्वायर m। ठीक है, ये आपका जो है ऑप्शन दे रहा है। तो देखिए सर, वैसे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m। इसको आप ऐसे याद रखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है मोमेंटम इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2mk, k यानी कि काइनेटिक एनर्जी। आप इस तरीके से इसको याद रखिए, इस तरीके से याद रखिए थोड़ा सा आसान रहेगा। k यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, और ये P हो गया मोमेंटम। अब आता है कि ये P इक्वल्स टू एम के, तो देखिए ये रिलेशन कैसे जो है रिलेट किया, देखिए इस अंडर रूट को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बचा 2m के, ठीक है। अब देखिए अब पी स्क्वायर इक्वल टू एम का के निकालना है तो इस 2m को इसके नीचे भेज दीजिए, तो 2m को नीचे भेजिएगा तो क्या होगा पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू के, तो यही रिलेशन दे दिया है के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। पर याद आप इस तरीके से रखिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसको आप याद करने में आसान होगा, प्रोनाउंसिएशन में भी पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के, करेक्ट है। तो आइए तो इस तरीके से इसी तरीके से क्वेश्चंस को आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ऐसा ठंड का मौसम है, अपने आप को ऐसा प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है, ताकि जो है एग्ज़ाम भी नज़दीक ही है लगभग। क्वेश्चन नंबर 8, एग्ज़ाम का क्या ही बात करें सेंस, जो है तुरंत जो है स्टार्ट होता है सेशन और जो है बच्चे का एग्ज़ाम आ जाता है कि नहीं, बच्चे भी थोड़ा सा, पर कोई नहीं है सर, एट अ टाइम अगर आपका सारे चीज़ें कंप्लीट है तो ठीक है, कोई नहीं, हो जाने दीजिए एग्जामिनेशंस। बस उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी बना करके मेहनत करना, पूरे ऑब्जेक्टिव पे कमांड कर लीजिए। सब्जेक्टिव तो कीजिएगा तो बेनिफिट है ही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इसमें आपका जो है एक भी अगर जैसे लेट सपोज कीजिए गलत आंसर किए तो 0 मार्क्स आ गया, तो अब इसमें क्या होगा, एक बार 0 आने का चांस है, नहीं तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सीधे 1 आने का चांस है। तो कोशिश कीजिए आउट ऑफ आउट जो है क्वेश्चंस को जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसमें मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स आउट फ्रॉम, कहा कि कौन से लॉ से डेफिनेशन ऑफ फोर्स आता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आप फोर्स तो फर्स्ट लॉ में भी देखे हैं, सेकंड लॉ में भी न्यूटन साहब के देखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ में भी देखे हैं, जीरोथ में नहीं देखे हैं, ठीक है। तो अब बताइए, अब इसे ये हुआ कि ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो डेफिनेशंस किस में आता है। तो देखिए डेफिनेशंस की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करता है फोर्स को, ठीक है। सेकंड लॉ तो अब उसका देखिए इक्वेशन सबका है, लेकिन वो इक्वेशन रिलेट करता है, जो बताए थे कि जो सेकंड लॉ में क्या कहा था कि जो है अप्लाइड जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है। और ये तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस तो आप समझ ही रहे हैं। ये कैसे डिस्क्राइब करता है, तो फर्स्ट लॉ क्या है, मोमेंटम, उसको इनर्शियल लॉ भी बोला जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि है वो यदि अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो ट्राई करता है रेस्ट में ही रहने का, और मोशन में है तो ट्राई टू बी इन मोशन, वो मोशन में रहना चाहता है, अनटिल अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक कोई भी बाह्य बल जो है, बाहर का एक्सटर्नल फोर्स जो है उस पर अप्लाइड न किया जाए, ठीक है। वो ट्राई करता है कि हम उसी अवस्था में रहे अपने जिस अवस्था में जो पहले से है, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये जो अगर एग्जैक्ट डेफिनेशंस की जो बात करें तो वो आपका फर्स्ट लॉ देता है। तो याद रखना है सोच कि अगर डेफिनेशंस ऑफ फोर्स कम्स आउट फ्रॉम कौन से लॉ की बात करें तो उसमें आपको लगाना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन तो सबको पता है कि न्यूटन ही आएगा, क्योंकि न्यूटन साहब नहीं आएंगे तो फिजिक्स ही अधूरा है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, कोई बॉडी है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन इज, तो अगर वो बॉडी सर्कुलर पाथ कहने का मतलब कुछ इस तरीके से, कोई बॉडी होगा इस तरीके से मूव कर रहा होगा, ठीक है। इनके बीच का रेडियस कितना हो गया, आर दिया हुआ है रेडियस, तो आर ले लेते हैं, इस तरीके से ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो उसमें कहा कि बताइए तो इस कंडीशन में सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन क्या होगा, तो देखिए इसका ऑप्शन ए में वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर इंटू आर, आर बाई वी स्क्वायर और वी इंटू आर। आइए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट होगा। जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो होगा, जो एसी जो होगा उसको एसी से डिनोट करते हैं, वो होता है वी स्क्वायर बाई आर, इस तरीके से, ठीक है। इसको चाहे तो आप एंगुलर एक्सीलरेशन के टर्म्स में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा कीजिएगा तो एंगुलर एक्सीलरेशन के टर्म्स में भी ये आ जाएगा, करेक्ट है। तो वहां से भी आप उसको जो है बता सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 10 के तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस है, जो आपका प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, जो प्रीवियस ईयर में जो आपका क्वेश्चंस है उसमें
उससे रिलेट करके इस क्वेश्चंस का जो मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज बनाए हैं, जो अभी आप और भी स्लाइड में आ जाएगा, वो पूरा उसी से रिलेशंस है इसका जो है, ठीक है। और उससे रिलेटेड और भी ऑब्जेक्टिव इसमें बहुत सारे करा दिए हैं, ताकि जो है अब देखिए ना, हर एक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव पे पूरा कमांड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन द एक्सीलरेशन बिकम्स। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन इस कंडीशन में ऑप्शन ए में मैक्सिमम, बी में नेगेटिव, सी में जीरो और डी में जो है इन्फिनिटी है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, जीरो होगा। अब कैसे हुआ थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, ठीक है, डी वी बाई डी टी। ये डी और डी टी जो है ना, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशिएशन का साइन है। तो अब देखिए अगर भी कांस्टेंट वेलोसिटी से है, तो अगर मान लीजिए भी अगर कांस्टेंट हो जाए तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो इसका जो है डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इक्वेशन से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, जीरो के बराबर। नोट डाउन कीजिए इस सारे क्वेश्चंस को एक बार, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहा व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन ऑफ मास 10 kg। ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है। गन का मास दे दिया है 10 kg। व्हेन अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फिक्स फायर्ड फ्रॉम इट व्हेन अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। यानी कि क्वेश्चन से कहा कि गन का मास एसेंस देखिए 10 kg दे दिया है, बुलेट का भी मास दे दिया 20 ग्राम, उसको फायर्ड किया गया, यानी कि जो शूट किया गया, फायर्ड किया गया। तो वो बोला कि उसका जो बुलेट का जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी आपका बुलेट का है वो 500 मीटर पर सेकेंड से। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा कि बताइए तो वो रिक्वायर्ड वेलोसिटी जैसे होता है ना एसेंस की, अगर जो है रिक्वायर्ड वेलोसिटी किसको बोलते हैं, जैसे ही जो है फायर किया है गन को तो बुलेट तो आगे की तरफ मूव करता है और गन में भी कुछ एक जर्क आता है जो पीछे की तरफ कुछ वेलोसिटी उसका आ जाता है। जैसे ऐसे फायर किए तो पीछे की तरफ भी कुछ आया, तो जो पीछे के साइड मूवमेंट होता है गन का उसी को हम लोग बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है यहाँ लिख देते हैं। जैसे अब लेट सपोज कीजिए शुरू में तो दोनों रेस्ट में होगा, तो दोनों रेस्ट में है तो दोनों ही एसेंस क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम के बराबर। इसका एक फार्मूला होता है पी इनिशियल जो होता है पी फाइनल के बराबर होता है, जिसमें इनिशियल जीरो होता है तो पी फाइनल यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। पूरा वैल्यू अगर हम लोग रखेंगे तो क्या रखेंगे, सुन डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं कि एक साइड याद रखिए मास ऑफ गन, ध्यान दीजिए मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। देखिएगा ये भी कैपिटल भी किसका है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, यही है रिक्वायर्ड वेलोसिटी। और यहाँ पे एसेंस मास ऑफ बुलेट और स्मॉल लिख देते हैं भी एसेंस, ये हो गया आपका जो है बुलेट का वेलोसिटी। ये दोनों आप इक्वल कर, एक्चुअली इसको भी आप लिखेगा ना पी फाइनल तो यही इक्वेशन निकल के यहाँ से आएगा। तो अब देखिए मास ऑफ, ये तो आपका कैपिटल एम की क्या हो गया, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, मास ऑफ गन, ठीक है। और ये क्या है, यही है रिक्वायर्ड वेलोसिटी सिटी। ये हो गया मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, ठीक है। और ये हो गया बुलेट का वेलोसिटी, सिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, बी लिख देते हैं। तो थोड़ा सा ये इसलिए क्लियर कर दिए कि जो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से अभी जो है अनजान है, नहीं जानते हैं, तो वो थोड़ा सा क्लियर्ड हो गया, काफ़ी अच्छे से क्लियर्ड हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, जितना भी जो वैल्यू है सब वैल्यू के यहाँ पुट कीजिए। मास ऑफ गन कितना दिया है 10 kg, तो यहाँ पे 10 रख लीजिए। वेलोसिटी रिक्वायर्ड वेलोसिटी कैपिटल भी है जो कि निकालना है क्वेश्चन में, तो यहाँ भी आ गया इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट देखिए 20 ग्राम है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस में 20 ग्राम को केजी में चेंज कर लेना है। तो 20 ग्राम को केजी में चेंज किया तो यहाँ पहले 20 रखिए और ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए सेंस 1000 से जो है डिवाइड करते हैं, यानी 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इनटू अब वेलोसिटी ऑफ जो है बुलेट देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है 500, ये आपका जो है
वैल्यू निकल के आया। तो देखिए सुन, एक काम कीजिए, सबसे पहले ये 3 जीरो है सुन, तो ये 3 जीरो से इसको काट लीजिए, 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, तो ये कितना आ गया 10 v इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 10। और यहाँ से देखिए इस v को ऐसे रहने दीजिए 10 और इस 10 को नीचे ले जाइए, कट के कितना आ गया सुन 1, यानी कि v कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ये जो है इसका जो है रिजल्ट है, यानी कहने का मतलब ये होगा, ऑप्शन चेक कीजिए, जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन निकल के आया वो 1 मीटर पर सेकेंड आया। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका 1 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो आई थिंक इस तरीके से आप इसको जब नोट डाउन कीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जैसे आप यहाँ कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव में भी रहने का चांसेस है, कुछ सब्जेक्टिव में भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आपको शुरू में बताए भी होंगे सुन कि जब आप पूरा कॉन्सेप्ट देखिएगा तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी कुछ नॉलेज जो है यहाँ से आप जरूर हासिल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन कहा कि द फॉर्मूला ऑफ इंपल्स इज, अच्छा दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि द फॉर्मूला ऑफ इंपल्स इज, कि इंपल्स का क्या फॉर्मूला है, या स्लैश कर दिए हैं, या इंपल्स इज रिलेटेड टू, या जो इंपल्स है वो किससे रिलेटेड है, ये दो तरीके से पूछ देगा। तो ध्यान दीजिए सुन, एक्चुअली इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है, देखिए सुन बताते हैं आपको, ये जो इंपल्स होता है, इंपल्स का फॉर्मूला होता है, ये होता है सुन चेंज इन मोमेंटम, डेल पी के भी बराबर होता है। देखिए चेंज इन मोमेंटम, लेकिन ध्यान रखना है सुन, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग वी नो डैट एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई, मतलब ये होता है ना सुन डी पी बाई डी टी। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही अप्लाइड फोर्स के बराबर, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब यहां से अगर हम डीपी निकाले तो डीटी को इधर भेज देते हैं, तो ये क्या होगा एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डीपी। अब डीपी एफ और डेल्टा टी के प्रोडक्ट के बराबर भी है, ये एफ एक्चुअली में एफ एवरेज होता है, तो क्या ये यहाँ डीपी के इक्वल में जब ये इसके बराबर है तो हम लिख सकते हैं एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी स्मॉल चेंज इन टाइम है, टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज है। तो यहां से देखिए इंपल्स का दो फॉर्मूला निकल के आया, एक चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, दूसरा निकल के आया कि एवरेज फोर्स और जो टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या कहलाता है, इंपल्स कहलाता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए चेक कीजिए, चेंज इन मोमेंटम के बराबर, बिल्कुल ऐसा चेंज इन मोमेंटम के बराबर इंपल्स तो है ही। ऑप्शन बी एवरेज फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के भी बराबर है। ऑब्वियसली देखिए अब एवरेज फोर्स और डीटी अभी हम लोग देखे ही इस कंसेप्ट को, इसके भी बराबर है। दूसरा कहा है मास इनटू एक्सेलरेशन के, तो नहीं मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर तो फोर्स होता है, अगर फोर्स यहाँ निकालेंगे तो क्या होगा एम ए के बराबर ये होता है, डीपी थोड़ी ना होता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि इसमें ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ए एंड बी दोनों करेक्ट है, ए एंड बी दोनों दिया हुआ है। तो दिस इज वेरी, कभी कभी क्वेश्चन एक ही दे देगा, ठीक है, तो आप ध्यान रखें दोनों फॉर्मूला स्टार मार्क कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया, ए एंड बी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ जितना भी जो क्वेश्चंस जो है इसको लिखते चलिए, खुद से लिखिए। अगर ऐसा भी देखिए स्मार्ट स्टूडेंट्स होने का क्या पहचान है, आप आगे इंजीनियर्स बनने जा रहे होइएगा या कुछ अच्छा कर रहे होइएगा, तो स्मार्ट का एक ही पहचान है कि वो, अब देखिए सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा वर्ड है जो ऐसा कुछ की पॉइंट है जो आपको लगा कि हाँ सर बोले, उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, तो उस चीज़ को भी साइड में अपने लैंग्वेज में ही, हिंदी में ही लिख लीजिए या इंग्लिश जैसे भी लिख लीजिए, व्हाट्सअप वाला जो है इंग्लिश लिख लीजिए, अपने लैंग्वेज में बगल में लिख लिया कीजिए। उससे क्या होता है कि आपका एक स्मार्टनेस और एक नहीं होता है कि एक थोड़ा सा अलग तरीके से आपका एक लेवल हो जाएगा ऐसा, ठीक है, वो डेवलपमेंट भी होगा, धीरे धीरे करके आपके अंदर भी ये चीज़ें जो है आ जाएगी। तो इसको ऐसे लिखा कीजिए ऐसा, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी लिखिए लीजिए, ठीक। वैसे स्मार्ट तो आप लोग है ही। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा कि बताइए एंगुलर एक्सीलरेशन। ध्यान देना है एक्सीलरेशन भी दो टाइप का, फर्स्ट वन इज द लीनियर एक्सीलरेशन एंड सेकेंड वन इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। तो लीनियर एक्सीलरेशन का यूनिट अलग होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन का यूनिट अलग होता है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और डी में ऑप्शन दिया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का ऑप्शन बी जो है यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन पूछता कि सर अगर लीनियर एक्सेलरेशन होता तो क्या होता, तो क्या होता, वही होता जो यूनिट इसका होता है, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है एसेंस। अगर वो लीनियर पूछता था, लीनियर को एसेंस ए से डिनोट करते हैं और एंगुलर को अल्फा से डिनोट करते हैं, या एंगुलर एक्सेलरेशन को। तो ए होता है यानी लीनियर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में अल्फा पूछा था, तो अल्फा का क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। कहिएगा सर मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है, वेलोसिटी का एसेंस, करेक्ट है। आइए इस तरीके से 30 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। 14 क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन इज। अच्छा देखिए यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये तो एक्चुअली डायमेंशनल फार्मूला का है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। लेकिन बात यह है कि एसेंस कभी कभी होता है ना कि जहाँ पे अब यहाँ पे हमने बताया एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हमको लगा कि क्योंकि आपका यूनिट एंड डायमेंशंस तो है ही आपका चैप्टर, तो लगा कि इस क्वेश्चंस को भी डाल देना चाहिए, तो इसीलिए इस क्वेश्चंस को भी यहाँ पे आपको बता दिया। अब आप देखकर खुदे बताइएगा कि डायमेंशनल फार्मूला एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या होगा। तो अभी यूनिट क्या देखे थे, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज और नोट डाउन करके लिखिए कि जो रेडियन जो होता है, ठीक है, ये प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन, और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। इसको लिख लीजिएगा, प्लेन एंगल रेडियन, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। ठीक है, और प्लेन एंगल का जो रेडियन है, सॉलिड एंगल का जो स्टेरेडियन है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में तो यूनिट तो यही वाला, इसी का डायमेंशन बताना है, तो रेडियन का तो कोई यूनिट हुआ ही नहीं है, सॉरी डायमेंशन फार्मूला तो कुछ हुआ ही नहीं है। डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, यूनिट तो होता ही है जो है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, जब रेडियन का डायमेंशनल फार्मूला नहीं है तो सेकंड नीचे में है, सेकंड को कैपिटल टी से डायमेंशनल फार्मूला मेंशन करते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ टी स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो t-2, यानी कि m0 l0 t-2। एम मास और kg, मास और लेंथ का तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ बगल में बताते हैं। ये इस स्लाइड में काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। तो इसका जो है हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, जो इसका हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा, इसका हो जाएगा m0 l0 t-2। दिस इज द करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन में t-2 भी दे दे तो भी चलेगा, पर ऑप्शन में इस तरीके से, इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको लिखा हुआ आएगा, तो m0 l0 का कोई मतलब नहीं है, t-2। तो इसमें खोजिए एसेंस कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ml t-2 गलत, m0 l0 t-2। देखिए ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया एसेंस। ठीक है, यानी कि ये तो सब तो होगा ही नहीं, तो ध्यान रखना है एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t-2 होगा। क्वेश्चन माइंड में भी आ गया तो सर तो लीनियर का क्या हो जाएगा, तो बड़ी आसान है। लीनियर का यूनिट अभी क्या बताया था एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में क्या हो जाएगा, m0, m का तो कोई मतलब ही नहीं है, m0 मीटर का l और t-2 हो जाएगा एसेंस इसका। तो इसको अगर नहीं लिखिएगा तो आप l t-2 भी लिख सकते हैं, ये हो गया लीनियर का। लेकिन एंगुलर का इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 जब देख लिया तो 15 के तरफ मूव करते हैं। ठीक है, which one is the correct relationship between angular velocity ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी v इज। मतलब क्वेश्चन कहा कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन बताइए। ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि डिराइव द रिलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला होता है v इज टू r ओमेगा। ठीक है, r क्या है, रेडियस हो गया, मान लीजिए कि इस तरीके से ये घूम रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r हो गया। ठीक है, और v लीनियर, देखिए यहाँ पे मेंशन भी कर दिए हैं, लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी। तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, स्टार मार्क कीजिए, ऑप्शन में खोज लीजिए, खुद ही खोज लीजिए। v इक्वल्स टू आर बाई ओमेगा गलत ऑप्शन, ओमेगा इक्वल्स टू आर बाई v ये भी नहीं होगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा इसको आर ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस लीनियर
वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो v इजिकल्स टू आर ओमेगा हो गया। करेक्ट है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए, ठंडा है, आराम से देखिए क्वेश्चंस को लिखते रहिए, और सबको एक बार जो है खुद लिखने के बाद एक दो बार खुद से जब आप इसको रीडिंग दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कुछ भूल भी जाइएगा तो जब एग्जाम में ये सारी बातें जब सुन रहे होइएगा तो एग्जाम में जब आएगा ये क्वेश्चन तो एक बार माइंड में आपके जरूर ही क्लिक कर जाएगा। ठीक है, तो एक बार एसेंस पूरे को नोट डाउन कीजिए। देखते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। Which one is correct relationship between angular acceleration and linear acceleration? Angular acceleration यानी अल्फा से इसको डिनोट किया है, देखिए यहाँ पे, और linear acceleration यानी कि स्मॉल a से इसको डिनोट किया है। ठीक है, कहा कि अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे, linear velocity और angular velocity का। यहाँ पे क्या देख लिया स्टूडेंट्स, वहीं एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अब एक्सेलरेशन का रिलेशन देखे और लीनियर एक्सेलरेशन का। तो इसका ऑप्शन ए है ए इक्वल्स टू आर अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू ए इंटू आर, सी ऑप्शन है ए इज इक्वल्स टू आर बाई अल्फा, और डी ऑप्शन है आर इज इक्वल्स टू ए इंटू अल्फा। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो है आंसर याद रखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा, यानी लीनियर एक्सेलरेशन माइंड में सेट कीजिए, और जो है एंगुलर एक्सीलरेशन का जो रिलेशन होता है वो ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। उसी तरीके से आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट, कि सेंट्रीपिटल फोर्स किधर एक्ट करता है, ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से करेक्ट क्लियर समझ में आ जाएगा कि पुल ऑब्जेक्ट टुवार्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है टुवार्ड द सेंटर, यानी कहने का मतलब थोड़ा सा देखिए, अगर मान लीजिए कि जो है अगर हम इस तरीके से देखें, मतलब ये समझ लीजिए एक सर्कल समझ लीजिए, ये एगो सर्कल है। ठीक है, आइए तो इसमें क्या कहा कि जो यहाँ देखिए इस सर्कल से एगो हम पूरा लाइन ले लीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब देखे क्या कि जो अब ये बताना है कि मान लीजिए एगो यहाँ पॉइंट भी ले लिए, यहाँ पे कहा कि पुल कर रहा है टुवार्ड द सेंटर, मतलब वो इधर के साइड में टुवार्ड द सेंटर, यही सेंटर हुआ इसका, यहाँ पे मान लीजिए ये सेंटर हो गया। करेक्ट है। दूसरा कहा कि पुशेस एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, कहा कि, और दूसरा ऑप्शन कहा कि ये अवे फ्रॉम की बात कर रहा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ए एंड बी दोनों करता है, डी में नॉन ऑफ दीज। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हुआ है, दो टाइप का फोर्स होता है, एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है तो वो किधर टुवार्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, मतलब ये तो सेंटर ऑफ, ये तो रोटेशन हो गया, मान लीजिए भी से रोटेट कर रहा है, ओमेगा इसका जो है एंगुलर जो है वेलोसिटी है, तो ये रेडियस आर है, तो ये क्या करता है टुवार्ड द सेंटर। करेक्ट है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो पुल ऑब्जेक्ट टुवार्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर सेंट्रीपिटल के जगह पे सेंट्रीफ्यूगल होता तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट पी है तो अवे करता, तो सेंट्रीफ्यूगल के लिए अवे होता, लेकिन पिटल के लिए जो है आपका क्या हो जाता है, पुल एन ऑब्जेक्ट टुवार्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखिए, जिसका फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर, पहले क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं कि द सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन। देखिए क्या करता है ना, क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक उठा है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको एक जगह उसको अरेंज कर देते हैं। इससे क्या होगा ना कि आप जिस टॉपिक को उस समय पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक ही जगह देखने को मिल जाए। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड्स करता है, ये बताना है। तो पहले तो फॉर्मूला जानिएगा तभी बता पाइएगा इसको। तो देखिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, एफ सी जो होता है, एफ सी पी, ये होता है एम भी स्क्वायर बाई आर होता है, ये होता है एम भी स्क्वायर बाई आर। इसको अगर चाहे ये तो लीनियर वेलोसिटी के लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में लिख दिए, अगर एंगुलर में लिखते तो यही क्या हो जाता है, भी के जगह पे आर ओमेगा रखते तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाता। करेक्ट, इस तरीके से आता है इसका वैल्यू। अब देखिए, अब ये दोनों फार्मूला में पहले ऑप्शन चेक करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए क्या क्या दिया हुआ है। कहा कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो देखिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट तो है ही, करेक्ट है, ऑप्शन ए तो करेक्ट बता रहा है। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड यानी भी, वही वेलोसिटी हम लोग जो बोले ना वही भी, ठीक है, उस पर भी डिपेंड्स कर रहा है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर,
लीजिए सुन, ये भी करेक्ट है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पे जो मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ तक के बीच का यही ना डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर क्या है, आर है, तो ये आर पे भी डिपेंड्स कर रहा है। यानी और ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ एबव, यानी कि तीनों, तो ये तीनों पे कर ही रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ द एबव। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस स्लाइड। सेंटीपिटल फोर्स डिपेंड्स किया तीनों पे, फॉर्मूला के साथ में नोट डाउन कर लीजिए, ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए 18 क्वेश्चन तो देख लिए, क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ मूव करते हैं। व्हाट विल बी वर्क व्हेन बॉडी मूव्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये देखिए इस क्वेश्चन से ये काफी अच्छा है। कभी क्वेश्चंस ये कहेगा कि जो है बताइए वर्क क्या होगा जब जिधर फोर्स लगाएं, जैसे नहीं होता है कि इधर फोर्स लगाएं, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, फोर्स कभी उधर लगाएं, इधर फोर्स लगाएं, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उसमें बॉडी का एक्सेलरेशन, मतलब जो है एक्सेलरेशन कहिए या फिर जो है डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये बोल दीजिए डिस्प्लेसमेंट जो है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया। तो परपेंडिकुलर में है तो सबसे पहले तो ये समझिए थीटा का वैल्यू दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री। तो वर्क का एगो फॉर्मूला पहले देख लीजिए कॉन्सेप्ट के साथ। तो वर्क का एगो फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट इसका होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो एफ एस कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखिए तो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 90 डिग्री। अब बताइए कि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, याद किए होइएगा साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, है ना, एटलीस्ट 90 तक याद करना होता है। वैसे अगर आप साइन कॉस का भी यदि याद रखें तो उससे बाकी फार्मूला से वो आपका जो है वो एंगल भी याद हो जाता है। करेक्ट है, देखेंगे इस सब का जो एंगल उंगल का जो जितना भी चक्कर है ना याद रखने का, एक क्या करेंगे शॉर्ट वीडियो में इसको जो है डाल करके फार्मूला का एक कलेक्शन जो है शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए समझ जाइए cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अगर cos 90 0 तो सब उसी के साथ में है प्रोडक्ट में, तो ये पूरा वैल्यू ही क्या हो गया, 0। यानी कि अगर आप वर्क निकाल रहे हैं, बॉडी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, तो उस कंडीशन में वर्क का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, विच इज 0। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देख लिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जो है मूव करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी में भी निकाल रहे हैं क्योंकि ये सब कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, आप समझते हुए जल्दी से इसको नोट डाउन करते हुए एक बार पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अ बैटरी कन्वर्ट व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। क्वेश्चन कहा कि कोई बैटरी है, जब वो डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब बैटरी का यूज हो रहा है, जैसे ऐसा नहीं समझिए, जैसे मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए ना कि लाइन नहीं है, जो ट्रांसफार्मर से जो हमारे यहाँ वोल्टेज आता है वो नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, और उस समय जो है आपके बैटरी से सप्लाई है घरों में जो है, तो उस समय क्या होता है कि जैसे ही बैटरी का सप्लाई होगा तो आपका फैन या बल्ब जो है जो जल रहा है चल भी रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बैटरी के अंदर जो तेजाब होता है उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। दैट्स वाई जो है आपका जो है लाइट भी जल रहा है, फैन भी चल रहा है, तो केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये भी अब देख लेते हैं कि डिस्चार्ज के टाइम में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हुआ। आइए ऑप्शन चेक करते हैं, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लीजिए ना, ऑप्शन नंबर ए ही जो है पहला ही ऑप्शन जो है करेक्ट है, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। और भी ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरा में इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। यानी इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस पर जोर क्यों दे रहे हैं, फोर्स क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि अगर क्वेश्चन में ये दे दिया कि अगर अब चार्ज कंडीशन में, ये तो डिस्चार्ज कंडीशन है, अगर बैटरी चार्ज हो रहा हो, लाइट आया इन्वर्टर के थ्रू जो आप बैटरी लगा रखे हैं वो चार्ज होना शुरू होता है, तो अगर वो चार्ज हो रहा होगा, मतलब ऐसा समझिए ड्यूरिंग
ठीक है, ड्यूरिंग चार्ज उस समय उल्टा होता है। क्या होगा इसमें? उस समय चार्ज डिस्चार्ज के समय केमिकल से इलेक्ट्रिकल हुआ और चार्ज के समय हो जाएगा एसेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में। तो उस समय बैटरी, अब लाइन से उससे इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है, तब इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिवर्स में हो गया, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही देखिए, ऐसे माइंड में सेट हो जाता है कि बैटरी है ना, तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिकल से केमिकल कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन कंडीशन यदि दे दिया आपका डिस्चार्ज और चार्ज का, तो याद रखना है डिस्चार्ज केमिकल से इलेक्ट्रिकल, चार्ज इलेक्ट्रिकल से केमिकल। ठीक है सर, तो नोट डाउन कीजिए इस सारे क्वेश्चंस को विद कंसेप्ट के साथ। देखते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड में, जोर देते हैं, याद रखा कीजिए सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज। कहा कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शंस के कंपेयर में क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है लेस, बी में दिया है मोर, सी में इक्वल और डी में नन ऑफ दिस। तो देखिए रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो लेस होता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, आइए उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22। जब तक एसेंस है ना, एग्जाम एसेंस आ रहा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सारे क्वेश्चंस को सबको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, एक बार जो है कॉन्फिडेंस बूस्टअप जैसे ही आपका हुआ क्वेश्चंस तो बड़ी आसान तरीके से आपके एग्जाम में बन जाएगा। बिल्कुल भी डोंट बी टेकन स्ट्रेस, मेहनत कीजिए, रिजल्ट आएगा। आइए 22 के तरफ, बी पॉजिटिव। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप और रफ इनक्लाइंड प्लेन। क्वेश्चंस कहा कि बताइए वर्क डन क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होगा कि जब कोई बॉडी जो है मतलब जो है रफ इनक्लाइंड प्लेन पे कहाँ जा रहा है, ऊपर अप जा रहा है, अप। देखिए अप और रफ इनक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इसकी बात किया है इस तरीके से। मान लो ऐसे है, यहाँ पे कोई इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी है, देख लीजिए ये मास है और ये अप के तरफ मूव हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इस कंडीशन में वर्क का फॉर्मूला याद रखिएगा वर्क इज इक्वल टू, ऑप्शन देखते हैं एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इंटू एस। एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है जो जैसे मूव किया, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा इंटू एस। ऑप्शन सी में है एम जी म्यू एस क्या है, एक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, तो कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एस, और लास्ट में है एम जी म्यू एस साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना है एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। ये यहाँ से देखिए वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं एफ इंटू एस। तो एफ यहाँ पे होता है एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा और एस इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए जो है करेक्ट हो गया, जब बॉडी रफ इनक्लाइंड प्लेन पे अप ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा ऊपर है तो कभी तो डाउन भी पूछेगा कि बताइए कि जब बॉडी रफ इनक्लाइंड प्लेन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तब क्या जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए उस कंडीशन में फॉर्मूला हम लिख देते हैं कि W इज इक्वल टू एम जी इंटू म्यू एस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू एस। ये होता है फॉर्मूला किसके लिए, जब बॉडी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाए। ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट। ये किसके लिए होगा, ये डाउनवर्ड के लिए होगा, डाउनवर्ड। और ये जो इक्वेशन जो हम लोग जो ऑप्शन में दिया हुआ था ये अपवर्ड के लिए। तो इसको स्टार मार्क करके नोट डाउन कीजिए। रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, अगर रिजल्ट आपके पास है तो आप इसको बना करके अपने हिसाब से प्रूफ भी इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, इस इंक्लाइंड प्लेन से रिजल्ट जरूर याद रखा कीजिए। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों हम लोग देख लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर जो है मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन कहा बताइए मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप एक बार देख करके समझ जाइए। क्वेश्चन का ऑप्शन ए में काइनेटिक एनर्जी प्लस एच ई लिखे हैं, यानी हीट एनर्जी। फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिएगा, एच ई का मतलब हीट एनर्जी, पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस केमिकल एनर्जी। ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और डी में नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये नॉन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ध्यान देखिए इसमें जो है मैकेनिकल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन होता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में देखे होइएगा, मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है।
ठीक है, तो इस कंडीशन से हम लोग देख लिए इसका मैकेनिकल एनर्जी क्या हुआ सर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट है सर। हाँ एसेंस, जैसे वीडियो को एसेंस पूरा देख रहे हैं तो बीच कमेंट भी छोड़ा कीजिए, ऐसा नहीं है कमेंट छोड़िए ना कैसा लगा, अरे कुछ भी कमेंट छोड़ दिया कीजिए, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है, कमेंट आएगा ना तो हमको पता भी चलेगा। ठीक है, जो भी आपकी इच्छा हो एसेंस उस हिसाब से कर दिया कीजिए। ठीक है, 24 में आइए देखते हैं। द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। कहा कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में जो स्टोर्ड हो रहा है उसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा। अच्छा देखिए, इसको ऐसे भी लिख देगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी, कहीं कहीं जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ना इसमें वर्ड जोड़ देगा, क्या जोड़ देगा एसेंस, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बोले या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोले, उसका फॉर्मूला जो होता है इसको यू से डिनोट करते हैं सर, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। आइए एसेंस ऑप्शन चेक करते हैं, उसके बारे में टर्म भी बता देते हैं। mgh ये तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटी के वजह से, ये तो होगा ही नहीं। हाफ mgh हाफ के एक्स, ऑप्शन डी में जो है आपका दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें से देखिए कहिए सर के क्या है, यू तो पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। करेक्ट, क्वेश्चन है कि सर इसमें के क्या है, तो ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। थोड़ा सा ऐसा देखिए, जो भी टर्म्स जो आ रहा है ऑप्शन में, जो भी फार्मूला में आ रहा है उसका टर्म्स जानना बहुत जरूरी है कि कौन क्या रिप्रेजेंट्स करता है। कभी कभी माइंड में के कुछ भी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और एक्स जो है जितना स्प्रिंग को आप जो खींचे ना, इलोंगेट के जितना खींचाया इनिशियल से बाद वाले पोजिशन में, वो जो है उसका इलोंगेशन होता है, जिसको डिफ्लेक्शन भी बोला जाता है, लेकिन जनरल अच्छा वर्ड इसके लिए क्या हो जाएगा, इलोंगेशन है। इलोंगेट ऐसे समझे ना, इंग्लिश वर्ड समझिए, इलोंगेट किया, जैसे ऐसे आप स्प्रिंग को खींच दिए तो कितना इलोंगेट किए, यहाँ स्प्रिंग है ऐसे खींचे, कितना, चाहे ऐसे स्प्रिंग रखिए नीचे के साइड कीजिए, तो उसका जितना इलोंगेशन हुआ, जितना लमर गया, ऐसे समझ लीजिए, वो उसका जो है क्या कहलाएगा, एक्स कहलाया इलोंगेशन। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। आइए जब 24 क्वेश्चन समझ गए तो 25 देखते हैं कि द फॉर्मूला ऑफ पावर इज, पावर का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, पावर का फॉर्मूला ऑप्शन पी इज इक्वल टू वी बाई टी, वी मतलब वेलोसिटी है और टी टाइम है, पी इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू वर्क इंटू टाइम, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टी। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये वाला, पी इज इक्वल टू एफ इंटू भी। याद रखिए पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, एफ इंटू भी हो जाएगा। करेक्ट है, इसको याद रखा कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, ये नहीं होगा क्योंकि देखिए डब्ल्यू बाई टी होता तो करेक्ट हो सकता था, लेकिन ये डब्ल्यू बाई टी नहीं है, ये जो क्या हो गया एफ इंटू भी है, तो ये करेक्ट है, ये ऑप्शन गलत है। आइए उसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट स्लाइड था इसका 26 नंबर क्वेश्चन, कि द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट क्या होगा, याद रखना है, बताना है, न्यूटन, न्यूटन बाई मीटर, न्यूटन मीटर यूनिटलेस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू, म्यू के लिए पूछा, म्यू का यूनिट क्या होगा, तो एक फॉर्मूला जानते हैं, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। ठीक है, कोई म्यू इंटू आर भी लिखता है, आर भी नॉर्मल रिएक्शन ही होता है, एन भी नॉर्मल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ से म्यू का पूछा था, अगर म्यू निकालेंगे तो एन को इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एफ बाई एन। फ्रिक्शन भी एक तरीके का फोर्स ही है, तो उसका भी यूनिट न्यूटन होता है, और नीचे नॉर्मल रिएक्शन है, इसका भी यूनिट न्यूटन ही होता है। अब ऊपर न्यूटन नीचे न्यूटन, दोनों न्यूटन न्यूटन कट गया, तो यूनिट इसका क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, यानी कि यूनिट लेस। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा, ये क्वेश्चन है ही छोटा सा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार आप रट लीजिए। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार एसेंस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे एसेंस सारे क्वेश्चंस आपका जो है फोर्स और मोशन और वर्क पावर एनर्जी का कंप्लीट होता है एसेंस। ठीक है, कीप द वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब,
सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से आगे जैसे इसको कंप्लीट कीजिए, फिर आगे का जो चैप्टर है उसका जो है तुरंत से तुरंत ऑब्जेक्टिव आपको बना करके वो अपलोड कर देंगे स्टूडेंट्स। पहले इसको सभी स्टूडेंट्स जो भी व्यूअर्स हैं सभी इसको कंप्लीट करें, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट लेसन में स्टूडेंट्स। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।